वेल गाइज, वैसे तो AEW को खुले आज करीबन 4 साल हो चुके हैं, बट गाइज आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको फाइनली बताने वाला हूं कि AEW कंपनी कैसे खुली थी। और गाइज मैं जो आपको स्टोरी बताऊंगा उस चीज की मैं गारंटी लेता हूं कि पूरे यूट्यूब पर किसी भी यूट्यूबर ने AEW की फाउंडेशन की ये स्टोरी आपको नहीं बताई होगी, क्योंकि गाइज इस स्टोरी के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। कोई इस चीज का गारंटेड प्रूफ भी देने वाला हूँ कि ये स्टोरी कोई फेक स्टोरी ना होगी, बल्कि पूरी तरह से रियल स्टोरी है। और गाइज यहाँ पर AEW के फाउंडेशन के अंदर NJPW का बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। तो गाइज चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ AEW की। अब देखो यार, अगर बात करें अगर यहाँ पर AEW की, तो गाइज AEW की फाउंडेशन हुई थी 2019 के अंदर, जहां पर AEW ने 25 मई 2019 को उनका पहला शो किया था। बट गाइज यहाँ पर इस शो के होने से पहले, इस शो के करीबन 2 साल पहले 2016 में NJPW अमेरिका में उनका एक पेपर व्यू करती गए, जहां पर 2017 के अंदर NJPW उनके कंपनी में एक नया चैंपियनशिप इन्वेंट करती गए। और गाइज इस चैंपियनशिप का नाम होता है NJPW यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। और गाइज यहाँ पर करीबन 12 से 15 सालों के बाद NJPW वाले ये अनाउंस करते गए कि NJPW काफी लंबे टाइम बाद अमेरिका में उनका रिटर्न करेगी। और गाइज NJPW लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया के अंदर 1 और 2 जुलाई को उनका शो करेगी, जहां पर इन दोनों शोज के फाइनल के ऊपर NJPW उनके कंपनी का पहला IWGP US चैंपियन क्राउन करेगी। और गाइज यहाँ पर NJPW के इस अनाउंसमेंट के बाद NJPW फाइनली 1 जुलाई और 2 जुलाई को अमेरिका में उनका डेब्यू करती गए, जहां पर NJPW के इस शो के ऊपर NJPW के उस टाइम के बिगेस्ट सुपरस्टार काजुचिका ओकाडा और केनी ओमेगा रेसल करते गए। और गाइज यहाँ पर NJPW के इन दोनों शोज के ऊपर केनी ओमेगा फाइनली NJPW के काफी सारे रेसलर्स को बीट करके NJPW के पहले IWGP US चैंपियन बनते गए। और गाइज यहाँ पर NJPW के अमेरिका में उस शो के ऊपर उस समय बुलेट क्लब मेंबर यंग बस, कोडी रोड्स, हैंगमैन पेज, मार्टी स्कल और केनी ओमेगा ये सभी अपीयर होते गए। और गाइज यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि NJPW के इस शो पर केनी ओमेगा, कोडी रोड्स, मार्टी स्कल, यंग बस और हैंगमैन पेज के अलावा एक और आदमी मौजूद होता है। और गाइज ये आदमी और कोई नहीं बल्कि AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान होते गए। अब बात करें अगर यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टोनी खान शुरू से ही रेसलिंग के बहुत ही बड़े फैन रह चुके गए। और गाइज ये बात टोनी खान ने खुद कही गए कि उनके बचपन से ही उन्होंने WWF और WCW को फॉलो किया है। और गाइज वो रेसलिंग कंपनीज को काफी ज्यादा पसंद करते गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने बताया था कि टोनी खान जापानीज रेसलिंग के बहुत ही बड़े फैन है। बट गाइज टोनी खान को पर्सनली कभी भी NJPW का शो देखने को नहीं मिला था, क्योंकि गाइज यहाँ पर NJPW जापान में उनके शो को करती गए। बट गाइज यहाँ पर 2017 के अंदर जब NJPW पहली बार अमेरिका में उनके शो को करते गए, तो गाइज टोनी खान NJPW के इस शो के टिकट को खरीद के NJPW के इस शो को देखने के लिए क्राउड में फ्रंट रो में बैठे होते गए। और गाइज जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इस पिक्चर में टोनी खान ने बुलेट क्लब के मर्चेंडाइज को पहना है। और गाइज यहाँ पर NJPW के इस शो के ऊपर जब बुलेट क्लब मेंबर केनी ओमेगा NJPW के IWGP US चैंपियन बनते गए, तो गाइज टोनी खान इस शो के ऊपर मौजूद रहते गए। और गाइज टोनी खान इन सभी चीजों को देखते रहते गए। बट गाइज यहाँ पर ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती गई, क्योंकि गाइज यहाँ पर 2017 NJPW जनवरी 4, 2018 के ऊपर जापान का सबसे बड़ा पेपर व्यू रेसल किंगडम करते गए। और गाइज इस बार NJPW का जो रेसल किंगडम होता है वो NJPW के किसी भी रेसल किंगडम के मुकाबले NJPW का अब तक का सबसे बड़ा रेसल किंगडम होता है, क्योंकि गाइज इस बार NJPW के रेसल किंगडम के ऊपर WWE सुपरस्टार क्रिस जेरिको उनका शॉकिंग डेब्यू करते गए। और गाइज यहाँ पर रेसल किंगडम 2018 के ऊपर NJPW पिछले 20 साल में उनके कंपनी का सबसे बड़ा शो करते गए। और गाइज यहाँ पर रेसल किंगडम 2018 के ऊपर WWE सुपरस्टार क्रिस जेरिको NJPW पर उनकी वापसी करके NJPW के उस समय के सबसे बड़े सुपरस्टार केनी ओमेगा को फेस करते गए। और गाइज यहाँ पर जनवरी 4, 2018 के ऊपर NJPW के रेसल किंगडम 12 शो के ऊपर जेरिको और ओमेगा का एक मैच होता है। और गाइज यहाँ पर जेरिको और ओमेगा के इस मैच के वजह से NJPW का इंटरनेशनल लेवल पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर जेरिको और ओमेगा के इस मैच की वजह से NJPW टोक्यो डोम में अब तक की सबसे हाई अटेंडेंस करती गए। और गाइज इसके अलावा जेरिको और ओमेगा
ओमेगा के इस मैच की वजह से NJPW के अमेरिका में फैन बेस में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी होती गई। जेरिको और ओमेगा के सिर्फ एक मैच की वजह से NJPW के स्ट्रीमिंग सर्विस NJPW वॉट पर करीबन 1 लाख नए सब्सक्राइबर आते गए। और गाइस यहाँ पर सिर्फ एक मैच की वजह से NJPW करीबन 5 से 10 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू करती गए। और गाइस यहाँ पर NJPW में इस बड़े मैच की वजह से NJPW को जो सक्सेस मिलती गए, उस सक्सेस को देखकर टोनी खान काफी ज्यादा इंप्रेस होते गए। और गाइस यहाँ पर टोनी खान के इस मैच को देखने के बाद टोनी खान ने उनका मन बना लिया था कि टोनी खान भी अब उनकी रेसलिंग कंपनी को खोलेंगे। और गाइस इसीलिए जेरिको और ओमेगा के इस मैच के बाद टोनी खान फाइनली क्रिस जेरिको को कांटेक्ट करते गए। और गाइस रेसल किंगडम 18 पर क्रिस जेरिको और कोनी ओमेगा के 5 स्टार मैच के बाद टोनी खान क्रिस जेरिको को कांटेक्ट करके उनके रेसलिंग कंपनी को स्टार्ट करने की बात करते गए। और गाइस यहाँ पर टोनी खान और क्रिस जेरिको के बीच में करीबन 4 घंटे की मीटिंग होती गई। वेल गाइस टोनी खान ने जेरिको के साथ कहां मीटिंग की थी और गाइस जेरिको और टोनी खान के मीटिंग के बाद क्या होता है, ये सभी चीजें मैं इस सीरीज के अगले पार्ट में बताऊंगा। वेल गाइस हिस्ट्री ऑफ AEW सीरीज के पहले पार्ट में मैंने आपको वो स्टोरी बताई थी जिसमें NJPW को देखकर टोनी खान AEW को बनाने का सोचते गए। बट गाइस आज इस पार्ट के अंदर मैं आपको ऑल इन पेपर व्यू के AEW में इन्वॉल्वमेंट को लेकर स्टोरी बताने वाला हूं। और गाइस इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ऑल इन पेपर व्यू की वजह से AEW कंपनी कैसे बनी और गाइस ऑल इन पेपर व्यू की फाउंडेशन कैसे हुई थी। तो गाइस चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट शो ऑल इन की। वेल अगर बात करें यहाँ पर ऑल इन पेपर व्यू की स्टोरी की तो गाइज आज से करीबन 5 साल पहले जब कोडी रोड्स और यंग बस ROH और NJPW में काम कर रहे होते गए और गाइज जब केनी ओमेगा NJPW के रेसलर और कोडी रोड्स और यंग बस ROH के रेसलर होते गए तो गाइज यहाँ पर 2017 के अंदर एक रेसलिंग फैन सोशल मीडिया पर ये ट्वीट करके रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर से पूछता है कि क्या ROH रेसलिंग कभी भी 10,000 टिकट सोल्ड आउट कर सकती है और क्या WWE की तरह ROH रेसलिंग कभी मेडिसन स्क्वायर गार्डन बारे अरीना में उनका शो कर सकती है। और गाइज यहाँ पर इस फैन के इस सवाल को पूछने के बाद डेव मेल्जर इस फैन को जवाब देकर कहते गए कि ROH रेसलिंग करेंटली WWE की तरह इतने बड़े शो नहीं कर सकती है। और गाइज डेव मेल्जर को नहीं लगता है कि ROH रेसलिंग कभी भी 10,000 टिकट सोल्ड आउट कर पाएगी। और गाइज यहाँ पर मेल्जर के इस फैन को ये जवाब देने के बाद डेव मेल्जर को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी की तरफ से रिप्लाई आता है। और गाइज ये आदमी और कोई ना हो के बल्कि उस समय ROH के सुपरस्टार और WWE के फॉर्मर सुपरस्टार कोडी रोड्स होते गए। और गाइस यहाँ पर कोडी रोड्स डेव मेल्जर को रिप्लाई करके ये कहते गए कि कोडी रोड्स के WWE को छोड़कर ROH को ज्वाइन करने के बाद कोडी रोड्स ने ऑलरेडी ROH रेसलिंग को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट दिया है। और गाइस 2017 के अंदर ROH रेसलिंग की बाय रेट भी काफी ज्यादा हाई रही गए। और गाइस इसीलिए कोडी रोड्स डेव मेल्जर को ये चैलेंज करना चाहेंगे कि कोडी रोड्स ROH रेसलिंग को लेकर 10,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर सकते गए। और गाइस यहाँ पर कोडी रोड्स ये कहते गए कि अगर डेव मेल्जर कोडी रोड्स को 3 महीने का समय देते गए तो गाइज कोडी रोड्स 10,000 टिकट को आराम से सोल्ड आउट कर देंगे। और गाइज यहाँ पर कोडी के डेव मेल्जर को चैलेंज करने के बाद डेव मेल्जर भी कोडी के चैलेंज को एक्सेप्ट करते गए। और गाइज डेव मेल्जर कहते गए कि वो सच में देखना चाहते हैं कि कोडी रोड्स क्या कर पाएंगे। और गाइज यहाँ पर शुरू होती है ऑल इन पेपर व्यू की शुरुआत, जहाँ पर कोडी और मेल्जर के सोशल मीडिया पर इस इंटरेक्शन के बाद करीबन 4 से 5 महीनों तक कुछ भी नहीं होता है। बट गाइज यहाँ पर 4 से 5 महीनों के बाद 31 दिसंबर 2017 को कोडी रोड्स और यंग बक्स बीइंग द एलीट एपिसोड के अंदर इंडिपेंडेंट रेसलिंग पेपर व्यू को लेकर बात करते गए, जहां पर बीइंग द एलीट पर यंग बक्स ये कहते गए कि कोडी रोड्स और यंग बक्स कोई बड़ा रेसलिंग शो करना चाहते गए। और गाइज वो शो ROH रेसलिंग का शो ना होके बल्कि कोडी रोड्स और यंग बक्स का अपना शो होगा। और गाइज बीइंग द एलीट पर यंग बक्स और कोडी रोड्स के इस अनाउंसमेंट के बाद प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के मल्टीपल रिपोर्टर ये कंफर्म करते गए कि कोडी रोड्स और यंग बक्स कोई बहुत ही बड़ा शो प्लान कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स और यंग बस WWE के बाहर अब तक का सबसे बड़ा शो करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर सोशल मीडिया पर इन सभी रूमर्स के बाद फाइनली 31 दिसंबर 2017 को कोडी रोड्स और यंग बस रेसलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट शो
ऑल इन पेपर व्यू अनाउंस करते गए। और गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स और यंग बक्स बताते गए कि अमेरिका के काफी सारे अरीनाज को देखने के बाद कोडी रोड्स और यंग बक्स फाइनली अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट शिकागो में उनका पेपर व्यू करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर फाइनली कोडी रोड्स ये अनाउंस करते गए कि 6 महीने पहले सोशल मीडिया पर कोडी रोड्स के डेव मेल्जर को चैलेंज करने के बाद अब कोडी रोड्स उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके सर्च करने वाले गए। और गाइज कोडी रोड्स अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अरीना सीयर्स सेंटर में उनका शो करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर 31 दिसंबर 2017 को कोडी रोड्स और यंग बक्स उनके ऑल इन पेपर व्यू को अनाउंस करते गए। और गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू के अनाउंसमेंट के बाद कोडी रोड्स और यंग बक्स करीबन 4 महीनों के बाद इस पेपर व्यू के टिकट को सेल करना शुरू करते गए। और गाइज यहाँ पर सबसे अमेजिंग बात तो ये होती गए कि कोडी रोड्स और यंग बक्स जब इस पेपर व्यू को लेकर टिकट सेल करना शुरू करते गए तो गाइज यहाँ पर मात्र 30 मिनट के अंदर एड ऑल इन पेपर व्यू पूरी तरह से सोल्ड आउट हो जाता है। और गाइज यहाँ पर ये वो पहला रेसलिंग शो होता है जो मात्र 30 मिनट के अंदर 10,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करता है। और गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू के टिकट सेल के बाद ही कोडी रोड्स और यंग बक्स प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड बनाते गए, जहां पर ये पेपर व्यू रेसलिंग इंडस्ट्री का इकलौता वो पेपर व्यू बनता है जो अमेरिका में WWE के बाहर मात्र 30 मिनट के अंदर 10,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करता है। और गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स और यंग बक्स के इस पेपर व्यू के सोल्ड आउट होने के बाद कोडी रोड्स फाइनली डेव मेल्जर को उनके चैलेंज में बीट कर देते गए। और गाइज कोडी रोड्स और यंग बक्स ऑल इन पेपर व्यू को सोल्ड आउट करके ऑल इन पेपर व्यू को बनाते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पेपर व्यू। बट गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स और यंग बक्स ने पेपर व्यू को सोल्ड आउट तो कर दिया था, बट गाइज अभी कोडी रोड्स और यंग बक्स को इस पेपर व्यू को लेकर काफी कुछ बड़ी चीजें प्लान करना बाकी थी, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू के सोल्ड आउट होने के बाद अब कोडी रोड्स और यंग बक्स को ये टेंशन होती गई कि वो इस पेपर व्यू के प्रोडक्शन को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि गाइज इसके पहले कोडी रोड्स और यंग बक्स ने कभी भी रेसलिंग शो प्रोड्यूस नहीं किया था। और गाइज एक रेसलिंग शो को कोडी रोड्स और यंग बक्स को ये नहीं मालूम था कि वो किसी शो के प्रोडक्शन को कैसे मैनेज करेंगे। बट गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स और यंग बक्स के इन सभी सवालों का जवाब कोडी रोड्स और यंग बक्स के उस टाइम के होम प्रमोशन ROH रेसलिंग देते गए, जहां पर ROH रेसलिंग कंपनी ये कहती गए कि ROH रेसलिंग कोडी के इस पेपर व्यू के प्रोडक्शन को हैंडल करेगी। और गाइज इसके बदले में ROH रेसलिंग ये चाहती गए कि कोडी रोड्स और यंग बक्स के इस प्रोडक्शन का पूरा कॉपीराइट ROH रेसलिंग के पास हो। और गाइज यहाँ पर ROH रेसलिंग के इस ऑफर के बाद कोडी रोड्स ROH रेसलिंग के इस ऑफर को एक्सेप्ट करते गए। और गाइज यहाँ पर ROH रेसलिंग के प्रोडक्शन के अंदर कोडी रोड्स के ऑल इन पेपर व्यू को प्रोड्यूस किया जाता है। बट गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू के प्रोडक्शन के फाइनल होने के बाद अब कोडी रोड्स को ये टेंशन होती गई कि वो इस पेपर व्यू पर कौन कौन से बड़े मैचेस को बुक करे, जिसकी वजह से ये पेपर व्यू की बाय रेट काफी ज्यादा हाई हो। क्योंकि गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स को ये बात अच्छे से पता होती गई कि अगर वो ROH के रेसलर्स को लेकर इस पेपर व्यू पर मैचेस को बुक करेंगे तो गाइज ये तब तो ये पेपर व्यू ROH का एक नॉर्मल पेपर व्यू बन जाएगा। और गाइज इसीलिए कोडी रोड्स और यंग बक्स इस पेपर व्यू को लेकर उनके उस टाइम के फैक्शन बुलेट क्लब के लीडर केनी ओमेगा के पास पहुंचते गए, जहां पर केनी ओमेगा के साथ डिस्कस करने के बाद केनी ओमेगा NJPW के मैनेजमेंट से इस पेपर व्यू को लेकर बात करते गए। और गाइज केनी ओमेगा NJPW के मैनेजमेंट से कहते गए कि वो चाहते हैं कि NJPW के मैनेजमेंट इस पेपर व्यू में केनी ओमेगा की मदद करे। और गाइज केनी ओमेगा NJPW के मैनेजमेंट से कहते गए कि वो NJPW के रेसलर्स को इस पेपर व्यू पर अपीयर होते हुए देखना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा के NJPW से रिक्वेस्ट करने के बाद NJPW उनके कंपनी के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार कोटा इबुशी, काजुचिका ओकाडा और केनी ओमेगा, इन तीनों को इस पेपर व्यू पर काम करने की इजाजत देती गई। और गाइज इसके बाद इस पेपर व्यू के अंदर NJPW और ROH रेसलिंग भी शामिल होते गए। बट गाइज यहाँ पर NJPW और ROH के शामिल होने के बाद कोडी रोड्स अमेरिका की हर बड़ी कंपनी को कॉन्टेक्ट करते गए। और गाइज कोडी रोड्स WWE के बाहर हर वो जो बड़ी कंपनी रेसलिंग शो को कराती गए, उन सभी शोज के रेसलर्स को ऑल इन पर आने के लिए इन्विटेशन देते गए। और गाइज यहाँ पर मल्टीपल कंपनी से बात करने के बाद कोडी रोड्स ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर रेसलिंग इंडस्ट्री के हर बड़ी कंपनी रेसलर को आने के लिए मना लेते गए। और गाइज कुछ इस तरीके से इस पेपर व्यू के ऊपर लगभग WWE के बाहर के हर बड़ी कंपनी के रेसलर अपीयर होते गए, क्योंकि गाइज इस पेपर व्यू के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग, NJPW, ROH, लूचा लिब्रे, AAA, CML और अमेरिका की हर बड़ी इंडिपेंडेंट कंपनी के रेसलर एक साथ अपीयर होते गए। और गाइज ये रेसलिंग इंडस्ट्री का वो पहला पेपर व्यू बनता है जिसमें WWE के बाहर हर कंपनी के रेसलर
रेसलर अपीयर होते गए और गाइज इसी वजह से ऑल इन पेपर व्यू रेसलिंग इंडस्ट्री का बिगेस्ट इंडिपेंडेंट पेपर व्यू बनता है। वेल गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू पर कौन कौन से रेसलर अपीयर हुए थे और गाइज ये पेपर व्यू कैसे रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर AEW के क्रिएशन का कारण बनता है, ये चीज मैं आपको इस वीडियो के अगले पार्ट पर बताऊंगा, जहां पर उस पार्ट में हम बात करेंगे कि टोनी खान इस पेपर व्यू पर कैसे अपीयर हुए और गाइज क्रिस जेरिको की इस पेपर व्यू में क्या इन्वॉल्वमेंट थी। देखो यार, हिस्ट्री ऑफ AEW सीरीज के लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोग को बताया था कि कैसे कोडी रोड्स के डेव मेल्जर को चैलेंज करने के बाद कोडी डेव मेल्जर के चैलेंज को एक्सेप्ट करके इंडिपेंडेंट रेसलिंग का सबसे बड़ा पेपर व्यू ऑल इन पेपर व्यू बुक करते गए। बट गाइज आज इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूं कि कोडी रोड्स के ऑल इन पेपर व्यू को बुक करने के बाद ये पेपर व्यू प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में कैसे होता है और गाइज ये पेपर व्यू AEW के क्रिएशन में कैसे मदद करता है। तो गाइज चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट पेपर व्यू ऑल इन की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर ऑल इन पेपर व्यू की, तो गाइस यहाँ पर कोडी रोड्स और यंग बक्स के ऑल इन पेपर व्यू को बुक करने के बाद अब कोडी रोड्स और यंग बक्स के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो लोग इस पेपर व्यू को कैसे प्रमोट करें और गाइस इस पेपर व्यू के ऊपर किन किन मैचेज और किन किन कंपनीज के रेसलर्स को बुक करे। वेल गाइस बात करें यहाँ पर प्रमोशन की, तो गाइस कोडी रोड्स और यंग बक्स मेनली इस पेपर व्यू को उनके प्रमोशन ROH रेसलिंग पर बुक करते गए और गाइस यहाँ पर ROH रेसलिंग के वीकली टेलीविजन शोज के ऊपर कोडी रोड्स इस पेपर व्यू को लगातार प्रमोट करते गए। बट गाइज इसके अलावा कोडी रोड्स इस पेपर व्यू को NJPW के अंदर भी प्रमोट करते गए और गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू के काफी ज्यादा बज होने के बाद कोडी रोड्स और यंग बक्स को इस पेपर व्यू को लेकर एक बहुत ही बड़ी डील मिल जाती गई, जहाँ पर कोडी रोड्स और यंग बक्स के इस पेपर व्यू को अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीविजन नेटवर्क WGN अमेरिका की तरफ से कॉल आता है और गाइज यहाँ पर WGN अमेरिका ये कहती गई कि वो कोडी रोड्स और यंग बक्स के इस पेपर व्यू के प्री शो को अपने टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट करेंगे और गाइज यहाँ पर WGN और कोडी रोड्स के इस डील के बाद ऑल इन पेपर व्यू का प्री शो अमेरिका में टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट होता है, जिससे कि इस पेपर व्यू को और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती गई। बट गाइज जहां तक बात रही इस पेपर व्यू के मैचेज और रेसलर्स की, तो गाइज क्योंकि कोडी रोड्स और यंग बक्स के इंडिपेंडेंट रेसलिंग में बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो गाइज इसीलिए कोडी रोड्स और यंग बक्स के इस फ्रेंडशिप जोन की वजह से कोडी रोड्स और यंग बक्स इस पेपर व्यू के ऊपर न कि सिर्फ NJPW और ROH के रेसलर्स को बुक करते गए, बल्कि कोडी रोड्स और यंग बक्स इस पेपर व्यू के ऊपर NJPW, ROH, NWA, MLW, इम्पैक्ट रेसलिंग और CML रेसलिंग इन सभी कंपनी के रेसलर्स को बुक करते गए और गाइज यहाँ पर कोडी और यंग बक्स के इस ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर NJPW के उस टाइम के IWGP चैंपियन केनी ओमेगा अपीयर होते गए। तो गाइज वहीं इस पेपर व्यू के ऊपर ओकाडा और कोटा इबुशी अपीयर होते गए और गाइज इसके अलावा लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की तरफ से लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के दो सबसे बड़े सुपरस्टार और AEW के करंट सुपरस्टार पेंटागन जूनियर और रे फिनिक्स भी इस पेपर व्यू पर अपीयर होते गए और गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू के ऊपर रेसलिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल डिफेंड होता है, जहाँ पर इस पेपर व्यू के ऊपर कोडी रोड्स NWA रेसलिंग के उस टाइम के वर्ल्ड चैंपियन निक एल्डिस को NWA के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए और गाइज इस पेपर व्यू पर ओकाडा, ओमेगा, निक एल्डिस, कोडी रोड्स जैसे रेसलर्स के बुक होने के बाद ये पेपर व्यू अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा पेपर व्यू बन जाता है। बट गाइज यहाँ पर अगर बात करें इस पेपर व्यू के अटेंडेंस की, तो गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स और यंग बक्स के इस ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर टोटल करीबन 11,000 अटेंडेंस होती गए, जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक नया रिकॉर्ड होता है। और गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स का ये ऑल इन पेपर व्यू रेसलिंग इंडस्ट्री में 1993 के बाद वो पहला पेपर व्यू बनता है जिसने WWE के बाहर इतना ज्यादा क्राउड अमेरिका में लाया था। बट अगर बात करें यहाँ पर पेपर व्यू के मैचेज की, तो गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू के ऊपर रेसलिंग इंडस्ट्री के सम ऑफ द बिगेस्ट मैचेज बुक होते गए, क्योंकि गाइज इस पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा पहली बार लूचा लिब्रे ट्रिपल ए सुपरस्टार पेंटागन जूनियर को ड्रीम मैच के अंदर फेस करते गए। तो गाइज वहीं NJPW सुपरस्टार काजुचिका ओकाडा बुलेट क्लब मेंबर मार्टी स्कल को फेस करते गए और गाइज पहली बार अमेरिका के अंदर कोटा इबुशी और यंग बक्स एक साथ टीम होकर बैंडिडो, रे मिस्टेरियो और रे वेनिक्स को फेस करते गए। और गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर WWE के वन ऑफ द लेजेंडरी सुपरस्टार रे मिस्टेरियो को बुक किया जाता है, जिससे कि इस पेपर व्यू की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती गई। बट गाइज यहाँ पर इन बड़े मैचेस के अलावा कोडी रोड्स NWA के वर्ल्ड चैंपियन निक एल्डिस को चैलेंज करते गए और गाइज इस मैच को प्रमोट करने के लिए WWE हॉल ऑफ फेमर जेफ जैरेट, टॉमी लेलर और काफी सारे लेजेंड अपीयर होते गए। और गाइज यहाँ पर पेपर व्यू पर इन सभी रेसलर्स
रोड्स के अलावा कोडी रोड्स हॉलीवुड स्टार स्टेफन अमेल को भी इस पेपर व्यू पर लाते गए, जहां पर पहली बार स्टेफन अमेल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रो रेसलिंग में उनका सिंगल मैच लड़ते गए। और गाइज स्टेफन अमेल AEW के इस टाइम के सुपरस्टार और ROH के उस टाइम के सुपरस्टार क्रिस्टोफर डेनियल को फेस करते गए। और गाइज इस पेपर व्यू पर इतने लीजेंड और मल्टीपल कंपनी के रेसलर और सेलिब्रिटी के अपीयर होने की वजह से ये पेपर व्यू प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बाय रेट के अंदर भी एक नया हिस्ट्री क्रिएट करता है, जहां पर ये अमेरिका का वो पहला इंडिपेंडेंट पेपर व्यू बनता है जिसे अमेरिका के अंदर 50,000 लोग खरीद कर देखते गए। और गाइज ये पेपर व्यू ना कि फाइट टीवी बल्कि NJPW और ROH के स्ट्रीमिंग सर्विस पर भी ब्रॉडकास्ट होता है। और गाइज इस पेपर व्यू के बाय रेट के बाद ये पेपर व्यू बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। बट गाइज बात करें यहाँ पर ओवरऑल पूरे पेपर व्यू की, तो गाइज यहाँ पर इस पूरे पेपर व्यू के ऊपर एक बहुत ही शॉकिंग चीज होती गई। और गाइज वो शॉकिंग चीज होती है WWE के सुपरस्टार क्रिस जेरिको का इस पेपर व्यू पर अपीयर होना। बल्कि अगर बात करें जेरिको के इस पेपर व्यू पर अपीयर होने की, तो गाइज यहाँ पर जेरिको ने WWE को उस टाइम पर तुरंत ही छोड़ा था। और गाइज जेरिको के WWE को छोड़ने के बाद जेरिको शॉकिंग तरीके से इस पेपर व्यू पर उनका डेब्यू करते गए। और गाइज क्रिस जेरिको को अरीना में देख के हर कोई पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा और पेंटागन जूनियर के मैच के खत्म होने के बाद जब केनी ओमेगा इस मैच को जीत चुके होते गए, तो गाइज उसी समय अरीना में लाइट्स आउट हो जाती गए। और गाइज यहाँ पर लाइट्स आउट होने के बाद क्रिस जेरिको केनी ओमेगा के ऊपर अटैक करते गए। और गाइज क्रिस जेरिको पेंटागन जूनियर के गेटअप में आके केनी ओमेगा के ऊपर शॉकिंग तरीके से अटैक करते गए। और गाइज जेरिको के ओमेगा पर अटैक करने के बाद जब जेरिको उनके मास्क को हटाते गए, तो गाइज अरीना में हर कोई पूरी तरह से पागल हो जाता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि क्रिस जेरिको अमेरिका में WWE के बाहर कहीं और अपीयर होंगे। बट गाइज क्रिस जेरिको का ऑल इन पर अपीयर होना क्राउड के लिए सिर्फ इसलिए शॉकिंग नहीं था क्योंकि जेरिको WWE के बाहर अमेरिका में कहीं और अपीयर नहीं होंगे। बट गाइज यहाँ पर ये चीज शॉकिंग ज्यादा इसलिए थी क्योंकि गाइज जिस दिन 1 सितंबर को ऑल इन पेपर व्यू शिकागो में हो रहा था, उसी दिन क्रिस जेरिको उनका फौजी कॉन्सर्ट कर रहे थे। और गाइज क्योंकि जेरिको किसी दूसरे सिटी के अंदर उनका कॉन्सर्ट कर रहे थे, तो गाइज इसीलिए किसी को भी ये नहीं लगा था कि जेरिको एक सिटी से दूसरे सिटी में आके ऑल इन के ऊपर अपीयर होंगे। बट गाइज यहाँ पर मात्र 4 घंटों के अंदर क्रिस जेरिको उनके कॉन्सर्ट को खत्म करके एक सिटी से दूसरे सिटी में आ जाते गए। और गाइज ये चीज सबके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग होती गई। और गाइज यहाँ पर जेरिको मात्र 4 घंटों के अंदर उनके कॉन्सर्ट को खत्म करके इस पर कैसे पहुंचते गए, ये चीज अब बहुत ज्यादा सीक्रेट और सरप्राइजिंग होती गई। वेल गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जेरिको को कॉन्सर्ट से ऑल इन पर लाने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि AEW के इस टाइम के प्रेसिडेंट टोनी खान है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान वो इंसान थे जो जेरिको को एक सिटी से उठाकर दूसरे सिटी में लाके ऑल इन पेपर व्यू पर लाने में मदद करते गए। और गाइज टोनी खान के प्राइवेट जेट के जरिए जेरिको शॉकिंग तरीके से ऑल इन पर अपीयर होते गए। वेल गाइज यहाँ पर टोनी खान ने जेरिको को ऑल इन पर कैसे लाया और गाइज टोनी खान के इस पेपर व्यू में क्या बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी, ये चीज मैं आपको इस सीरीज के अगले पार्ट में बताऊंगा। बट गाइज यहाँ पर अगर आपको जानना है कि टोनी खान क्रिस जेरिको, यंग बक्स, केनी ओमेगा और कोडी रोड्स से कैसे मिले और गाइज ऑल इन पेपर व्यू के शुरू होने के पहले करीबन 4 महीने पहले क्या हुआ था, तो गाइज आप लोग इस सीरीज के अगले पार्ट को जरूर देखना। वेल गाइज हिस्ट्री ऑफ AEW सीरीज के लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कोडी रोड्स ने कैसे रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर अब तक का सबसे इंडिपेंडेंट रेसलिंग पेपर व्यू ऑल इन कराया था। बट गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस पेपर व्यू पर क्रिस जेरिको शॉकिंग तरीके से कैसे अपीयर होते गए और गाइज टोनी खान क्रिस जेरिको को इस पेपर व्यू पर क्यों लाते गए। वेल गाइज बात करें यहाँ पर टोनी खान के इस पेपर व्यू पर इन्वॉल्वमेंट की, तो गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स और यंग बक्स के इस पेपर व्यू के शुरू होने के 4 महीने पहले टोनी खान कोडी रोड्स और यंग बक्स से मिले होते गए। और गाइज बात करें यहाँ पर इन सब की मीटिंग की, तो गाइज यहाँ पर 1 सितंबर को इस पेपर व्यू के शुरू होने से करीबन 6 महीनों पहले ROH रेसलिंग यूके में उनका एक शो करती गए। और गाइज यहाँ पर ROH रेसलिंग जब यूके में उनका शो करती गए, तो गाइज यहाँ पर ROH रेसलिंग के उस शो के ऊपर यंग बक्स और कोडी रोड्स काम करते गए। और गाइज इत्तेफाक से वो समय ऐसा होता है जब टोनी खान भी यूनाइटेड किंगडम के अंदर होते गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ROH के उस शो को देखने के लिए पहुंचे होते गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान के उस शो
पर पहुंचने के बाद टोनी खान उस शो के खत्म होने के बाद यंग बक्स से मिलने के लिए बात करते गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान यंग बक्स को बताते गए कि टोनी खान एक बिलियनियर है और गाइज टोनी खान रेसलिंग कंपनी को खोलने का सोच रहे गए। और गाइज यहाँ पर ROH के उस शो के खत्म होने के बाद टोनी खान और यंग बक्स के बीच में करीबन 3 घंटे की मीटिंग होती गई, जहां पर टोनी खान और यंग बक्स के इस मीटिंग के अंदर टोनी खान उनके आइडियाज को यंग बक्स को रिवील करते गए। और गाइज टोनी खान ये भी बताते गए कि टोनी खान ने यंग बक्स से बात करने से पहले WWE के सुपरस्टार क्रिस जेरिको से इसके बारे में बात की गई। और अगर बात करें यहाँ पर जेरिको और टोनी खान के मीटिंग की, तो गाइज जैसा कि मैंने इस सीरीज के दूसरे पार्ट में आप सभी को बताया था कि टोनी खान के NJPW के शोज और सक्सेस को देखने के बाद टोनी खान ने क्रिस जेरिको को कांटेक्ट किया था। और अगर बात करें यहाँ पर जेरिको और टोनी खान के मीटिंग की, तो गाइज जनवरी 4, 2018 को केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको के टोक्यो डोम में ब्लॉकबस्टर मैच के बाद जब NJPW को बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिलते गए, तो गाइज टोनी खान इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा इंस्पायर होते गए। और गाइज यहाँ पर जेरिको और ओमेगा के इस को देखने के बाद टोनी खान क्रिस जेरिको के मैनेजर को कॉल करते गए। और गाइज टोनी खान क्रिस जेरिको के मैनेजर बैरी ब्लूम से ये कहते गए कि टोनी खान क्रिस जेरिको से मिलना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर जनवरी में टोनी खान के क्रिस जेरिको के मैनेजर को कॉल करने के बाद करीबन 4 महीनों के बाद मई महीने के अंदर जेरिको और टोनी खान के बीच में शिकागो में मीटिंग होती गई, जहां पर जेरिको और टोनी खान के इस मीटिंग के अंदर क्रिस जेरिको टोनी खान के इस मीटिंग के अंदर टोनी खान क्रिस जेरिको को बताते गए कि क्रिस जेरिको को टोनी खान देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस है। और गाइस क्रिस जेरिको को देखकर टोनी खान को लगता है कि क्रिस जेरिको और काफी सारे दूसरे रेसलर्स को लेकर टोनी खान अमेरिका के अंदर एक बड़ी कंपनी खोल सकते गए। और गाइस टोनी खान क्रिस जेरिको को बताते गए कि वो अमेरिका के अंदर एक रेसलिंग कंपनी को खोल के जेरिको को उस कंपनी में लाना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर जेरिको और टोनी खान के इस मीटिंग के अंदर टोनी खान जेरिको के साथ काफी सारे आइडियाज शेयर करते गए। बट गाइस यहाँ पर इस पूरे मीटिंग के एंडिंग के ऊपर क्रिस जेरिको टोनी खान के आइडिया को टर्न डाउन कर देते गए। और गाइस यहाँ पर ये स्टोरी और किसी ने नहीं बल्कि क्रिस जेरिको ने खुद बताई गई कि क्रिस जेरिको और टोनी खान ने 2018 में जो मीटिंग की थी, उस मैच में टोनी खान ने क्रिस जेरिको को अपनी कंपनी में लाने की कोशिश की होती गई। बट गाइस यहाँ पर क्योंकि क्रिस जेरिको WWE से लॉयल थे और गाइस क्रिस जेरिको अमेरिका के अंदर विंस मैकमैन को छोड़कर और किसी के शो पर काम नहीं कर सकते थे, तो गाइस इसीलिए जेरिको और टोनी खान के उस मीटिंग के अंदर क्रिस जेरिको टोनी खान से ये कहते गए कि टोनी खान के कंपनी के लिए क्रिस जेरिको काफी ज्यादा हैप्पी गए। और गाइस अगर टोनी खान जेरिको की मदद चाहते गए, तो गाइस टोनी खान को जेरिको ये बता सकते गए कि टोनी खान को उनके कंपनी में क्या क्या करना चाहिए। बट गाइस जहां तक बात रही जेरिको के टोनी खान की कंपनी में काम करने की, तो गाइस क्योंकि टोनी खान और क्रिस जेरिको के इस मीटिंग के अंदर टोनी खान ने क्रिस जेरिको को काफी बड़ा ऑफर दिया है। बट गाइस इसके बावजूद भी जेरिको टोनी खान से ये कहते गए कि जेरिको WWE और विंस मैकमैन के साथ लॉयल है। और गाइस यहाँ पर अमेरिका के अंदर जेरिको कभी भी NJPW या फिर किसी भी और कंपनी के लिए WWE के बाहर काम नहीं करेंगे। और गाइस कुछ इस तरीके से मई महीने में जेरिको और टोनी खान के इस मीटिंग के अंदर क्रिस जेरिको टोनी खान के आइडियाज को टर्न डाउन कर देते गए। बट गाइस यहाँ पर जेरिको और टोनी खान के इस मीटिंग के बाद अब क्रिस जेरिको और टोनी खान के अंदर काफी बढ़िया दोस्ती हो गई रहती गई। और गाइस जेरिको और टोनी खान लगातार एक दूसरे के साथ टच में रहते गए। और गाइस इसी दौरान जब ROH UK में उनका शो कराती गए, तो गाइस टोनी खान यंग बक्स के साथ भी दोस्ती कर लेते गए। और गाइस कुछ इस तरीके से टोनी खान जेरिको और यंग बक्स से मिलते गए। और गाइस यहाँ पर टोनी खान जेरिको और यंग बक्स के साथ मिलने के बाद जब यंग बक्स और कोडी रोड्स रेसलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट पेपर व्यू ऑल इन पेपर व्यू बुक करते गए, तो गाइस यहाँ पर यंग बक्स टोनी खान को मैसेज करके ये कहते गए कि यंग बक्स चाहेंगे कि टोनी खान उनके शो को देखने के लिए आए। और गाइस यंग बक्स के तरफ से टोनी खान को फ्री में टिकट दिया जाता है। और गाइस यंग बक्स के टोनी खान को इनवाइट करने के बाद टोनी खान ऑल इन पेपर व्यू को देखने के लिए फ्रंट रो में बैठे रहते गए। बट गाइस जहां तक बात रही इस पेपर व्यू पर क्रिस जेरिको के अपीयर होने की, तो गाइस यहां पर इस पेपर व्यू के शुरू होने के 2 महीनों पहले कोडी रोड्स क्रिस जेरिको को कांटेक्ट करते गए। और गाइस कोडी रोड्स क्रिस जेरिको से कहते गए कि वो क्रिस जेरिको को इस पेपर व्यू पर लाना चाहते गए। बट गाइस कोडी रोड्स के इस ऑफर के बाद क्रिस जेरिको कोडी रोड्स के ऑफर को भी रिजेक्ट कर देते गए। और गाइस क्रिस जेरिको कोडी रोड्स से भी यही कहते गए कि वो WWE के साथ लॉयल हैं। और गाइस WWE के लॉयल्टी के वजह से जेरिको कोडी के पेपर व्यू पर अपीयर नहीं हो पाएंगे। बट गाइस यहाँ पर WWE और जेरिको के बीच में कुछ ऐसा होता है कि जेरिको कोडी के इस पेपर व्यू पर अपीयर होने के लिए मान जाते गए। बट गाइस यहाँ पर अब भी जेरिको के साथ ये समस्या होती गई कि जेरिको इस
इस पेपर व्यू पर 1 सितंबर को कैसे अपीयर होंगे, क्योंकि गाइज 1 सितंबर को शिकागो के अंदर जब कोडी और यंग बक्स का ये ऑल इन पेपर व्यू होता है, तो गाइज उसी दिन शिकागो से दूर बॉस्टन एरिया के अंदर क्रिस जेरिको उनका कॉन्सर्ट करने वाले होते गए। और गाइज यहाँ पर शिकागो से काफी दूर जेरिको के कॉन्सर्ट होने की वजह से अब कोडी रोड्स और जेरिको के पास ये प्रॉब्लम होती गई कि जेरिको उनके कॉन्सर्ट से इस पेपर व्यू पर कैसे पहुंचेंगे। और गाइज यहाँ पर जेरिको और कोडी ये सोच ही रहे होते गए, तभी टोनी खान को इस बारे में पता चलता है। और गाइज टोनी खान एक बार फिर से क्रिस जेरिको से कांटेक्ट करके जेरिको के प्रॉब्लम को लेकर बात करते गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान कहते गए कि अगर क्रिस जेरिको ऑल इन पेपर व्यू पर काम करना चाहते गए तो गाइज टोनी खान इसमें जेरिको की मदद कर सकते गए। और गाइज यहाँ पर जेरिको और टोनी खान और कोडी रोड्स के इस मीटिंग के बाद टोनी खान क्रिस जेरिको को बॉस्टन एरिया से शिकागो लाने के लिए उनके प्राइवेट प्लेन को सीक्रेट तरीके से भेजते गए। और गाइज क्योंकि टोनी खान एक मिलियनेयर है, तो गाइज इसीलिए टोनी खान उनके प्राइवेट प्लेन को भेज के क्रिस जेरिको को सीक्रेट तरीके से डायरेक्टली शिकागो लाते गए। और गाइज कुछ इस तरीके से ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर क्रिस जेरिको टोनी खान की वजह से उनका शॉकिंग डेब्यू करके केनी ओमेगा के ऊपर अटैक करते गए। और गाइज टोनी खान की वजह से क्रिस जेरिको को ऑल इन पेपर व्यू पर काम करने का मौका मिलता है। और गाइज यहाँ पर ऑल इन पेपर व्यू पर टोनी खान, जेरिको, ओमेगा और कोडी के सबके एक साथ आने के बाद ये सभी एक बार फिर से एक दूसरे जगह पर मीटिंग करते गए। और गाइज उस मीटिंग के अंदर फाइनली AEW का आइडिया पिच होता है। वेल गाइज यहाँ पर वो दूसरी जगह कौन थी जहाँ पर टोनी खान और एलीट के बीच में मीटिंग हुई थी। और गाइज क्रिस जेरिको ने क्यों WWE के लॉयल्टी को छोड़ के ऑल इन पेपर व्यू पर उनकी अपीयरेंस दी थी, ये सब मैं आपको इस सीरीज के अगले पार्ट में बताऊंगा। वेल गाइज हिस्ट्री ऑफ AEW सीरीज के लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे टोनी खान की वजह से क्रिस जेरिको ऑल इन पेपर व्यू पर पहुंचे थे। और गाइज कोडी रोड्स और यंग बक्स के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान और क्रिस जेरिको की अपीयरेंस कैसे हुई थी। बट गाइज यही हिस्ट्री ऑफ AEW सीरीज के आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऑल इन पेपर व्यू के खत्म होने के बाद क्रिस जेरिको, टोनी खान, कोडी रोड्स, केनी ओमेगा और यंग बक्स के बीच में दूसरी मीटिंग कहाँ हुई थी। और गाइज ऑल इन पेपर व्यू के खत्म होने के बाद AEW के क्रिएशन का अगला चैप्टर कैसे शुरू हुआ था। तो गाइज चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ AEW की। वेल गाइज जैसा कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया, AEW के शुरू होने से पहले कोडी रोड्स के बिगेस्ट इंडिपेंडेंट शो ऑल इन के ऊपर टोनी खान के प्राइवेट जेट की वजह से क्रिस जेरिको को अपीयर होने का मौका मिला था। और गाइज उस पेपर व्यू के ऊपर क्रिस जेरिको ने केनी ओमेगा के ऊपर अटैक किया था। बट गाइज यहाँ पर ऑल इन पर जेरिको के ओमेगा को अटैक करने के बाद क्रिस जेरिको कोनी ओमेगा को उनके क्रूज शिप पर चैलेंज करते गए। और अगर बात करें यहाँ पर जेरिको के क्रूज शिप की, तो गाइज अगर आप लोग क्रिस जेरिको को फॉलो नहीं करते हो तो गाइज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि क्रिस जेरिको उनका प्राइवेट शिप चलाते गए, जहाँ पर जेरिको के इस शिप के ऊपर क्रिस जेरिको उनका क्रूज पार्टी करते गए। और गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको के इस क्रूज पार्टी के ऊपर क्रिस जेरिको उनके रेसलिंग शो को भी कराते गए। और गाइज यही क्रिस जेरिको के 2018 के क्रूज के ऊपर क्रिस जेरिको केनी ओमेगा को चैलेंज करते गए। बट अगर बात करें यहाँ पर जेरिको के इस क्रूज स्टोरी की, तो गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको का क्रूज वो मेन रीजन है जिसकी वजह से AEW कंपनी बनी थी। क्योंकि गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको के WWE को छोड़ने से पहले जब जेरिको 2016 में WWE में काम करते गए, तो गाइज यहाँ पर WWE के अंदर क्रिस जेरिको के काफी खराब बुकिंग के बाद जेरिको WWE से लीव लेकर NJPW पर डेब्यू करके NJPW में ओमेगा के साथ मैच रेसल करते गए। बट गाइज यहाँ पर जेरिको के WWE में दोबारा रिटर्न होने के बाद WWE में जेरिको उनके क्रूज को लेकर बात करते गए। और गाइज यहाँ पर जेरिको WWE के मैनेजमेंट से कहते गए कि क्रिस जेरिको अक्टूबर महीने में उनका एक क्रूज करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर जेरिको के इस क्रूज के ऊपर क्रिस जेरिको एक रेसलिंग शो भी कराना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको WWE से कहते गए कि WWE उनके NXT ब्रांड को क्रूज शो पर भेजे। और गाइज यहाँ पर जेरिको ये चाहते थे कि WWE NXT ब्रांड उनके क्रूज शो पर शामिल हो। और गाइज क्रिस जेरिको क्रूज पर WWE NXT के रेसलर कम्पीट करे। बट गाइज यहाँ पर जेरिको के विंस मैकमैन को ये आइडिया पिच करने के बाद विंस मैकमैन क्रिस जेरिको के आइडिया को रिजेक्ट कर देते गए। और गाइज यहाँ पर विंस मैकमैन जेरिको से कहते गए कि WWE के रेसलर WWE के बाहर कहीं भी कम्पीट नहीं करेंगे। और गाइज विंस मैकमैन को नहीं लगता है कि क्रिस जेरिको का क्रूज WWE NXT के साथ शो करना जेरिको का बढ़िया आइडिया है। और गाइज यहाँ पर विंस मैकमैन के जेरिको को रिजेक्ट करने के बाद WWE द्वारा जेरिको को दोबारा डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। और गाइज इस बार जेरिको के WWE से डिसरिस्पेक्ट होने के बाद क्रिस जेरिको WWE से काफी ज्यादा नाराज होते गए। और गाइज यहाँ पर इसी वजह से क्रिस जेरिको कोडी रोड से बात करते गए, जहाँ पर क्रिस जेरिको के कोडी रोड से बात करने के बाद कोडी रोड्स उनके उस टाइम के होम प्रमोशन
ROH रेसलिंग से बात करते गए और गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स की वजह से ROH रेसलिंग उनके शो को जेरिको के क्रूज पर लाने के लिए मान जाती गए और गाइज इसके बाद अक्टूबर 2018 के अंदर क्रिस जेरिको के क्रूज के ऊपर ROH रेसलिंग के रेसलर कम्पीट करते गए और गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको क्रूज वो शो होता है जहाँ पर दोबारा से टोनी खान, एलीट और जेरिको की मीटिंग होती गई। वल्गार बात करें यहाँ पर इस मीटिंग की तो गाइज ऑल इन पर टोनी खान और क्रिस जेरिको की मीटिंग के बाद जब ऑल इन पेपर व्यू खत्म होता है तो गाइज जेरिको टोनी खान को उनको थैंक यू करने के लिए अपने क्रूज पर इनवाइट करते गए और गाइज यहाँ पर ऑल इन पेपर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर क्रिस जेरिको, एलीट और टोनी खान के बीच में मीटिंग होती गई और गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू के खत्म होने के 1.5 महीनों बाद जब क्रिस जेरिको फाइनली अक्टूबर-नवंबर महीने के अंदर उनका क्रूज शो करते गए तो गाइज यहाँ पर जेरिको के इस क्रूज शो के ऊपर इस बार टोनी खान, एलीट, कोडी रोड्स, केनी ओमेगा, यंग बस के साथ साथ WWE के लेजेंडरी कमेंटेटर जिम रॉस भी मौजूद होते गए क्योंकि गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं जिम रॉस और क्रिस जेरिको रियल लाइफ में काफी बढ़िया दोस्त हैं और गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको के इस क्रूज शो के ऊपर WWE और WWF के काफी सारे लेजेंड मौजूद होते गए और गाइज यहाँ पर जेरिको के इस शो के ऊपर क्रिस जेरिको पहली बार यंग बस के साथ टीम अप भी करते गए जहाँ पर जेरिको के इस शो के ऊपर क्रिस जेरिको यंग बस वर्सेज मार्टी स्कल, कोडी रोड्स और यंग बस के बीच में हमें एक ट्रियोस ड्रीम मैच देखने को मिलता है और गाइज क्रिस जेरिको क्रूज पर जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो गाइज टोनी खान भी उसी क्रूज पर मौजूद होते गए और गाइज यही क्रिस जेरिको क्रूज के खत्म होने के बाद टोनी खान, एलीट और कोडी रोड्स के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग होती गई जहां पर इस मीटिंग के ऊपर टोनी खान क्रिस जेरिको को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देते गए और गाइज यहां पर करीबन 1 साल पहले टोनी खान के ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद जब क्रिस जेरिको को टोनी खान की तरफ से दोबारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिलता है तो गाइज इस बार क्रिस जेरिको टोनी खान के ऑफर को लेकर सोचने लगते गए क्योंकि गाइज यहाँ पर विंस मैकमैन के पास जब क्रिस जेरिको NXT को लेकर क्रूज करने के लिए गए थे तो गाइज यहाँ पर विंस मैकमैन ने जेरिको को डिसरिस्पेक्ट करके जेरिको के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था और गाइज इसीलिए क्रिस जेरिको को लगता है कि जब WWE ही क्रिस जेरिको के साथ लॉयल नहीं रहना चाहती गए तो गाइज जेरिको को भी WWE के साथ लॉयल रहने की जरूरत नहीं गई और गाइज क्योंकि इस बार टोनी खान ने जो क्रिस जेरिको को ऑफर दिया था वो WWE के क्रिस जेरिको के ऑफर के मुकाबले काफी बड़ा ऑफर था तो गाइज इसीलिए जेरिको इस बार टोनी खान के आइडिया को एक्सेप्ट करते गए और गाइज फाइनली क्रिस जेरिको WWE से उनकी लॉयल्टी को तोड़ के टोनी खान के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते गए और गाइज यहाँ पर अक्टूबर 2018 वो साल था जब फाइनली AEW क्रिएशन का आइडिया पिच होता है क्योंकि गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको क्रूज के खत्म होने के बाद जिम रॉस, क्रिस जेरिको और टोनी खान के बीच में फाइनली AEW कंपनी के क्रिएशन के आइडिया को शुरू किया जाता है बट गाइज यहाँ पर जेरिको के इस आइडिया को शुरू करने के लिए क्रिस जेरिको टोनी खान से ये कहते गए कि अगर टोनी खान को एक बड़ी रेसलिंग कंपनी बनाती गए और गाइज अगर टोनी खान $multi-million बना के WWE के लिए एक अल्टरनेटिव खड़ा करना चाहते गए तो गाइज यहाँ पर टोनी खान को WWE के बाहर सम ऑफ द मोस्ट बेस्ट और रेसलर को साइन करना पड़ेगा और गाइज यहाँ पर जेरिको टोनी खान से पूछते गए कि क्या टोनी खान किसी रेसलर को साइन करना चाहते गए और गाइज यहाँ पर जेरिको टोनी खान और जिम रॉस के इस मीटिंग के अंदर क्रिस जेरिको टोनी खान से कहते गए कि अगर टोनी खान को बड़ा रेसलिंग कंपनी बनाना है तो गाइज यहाँ पर टोनी खान को WWE के बाहर सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलर को साइन करने की कोशिश करनी चाहिए और गाइज यहाँ पर जेरिको के ये कहने के बाद टोनी खान क्रिस जेरिको से कहते गए कि टोनी खान बुलेट क्लब के बहुत ही बड़े फैन हैं और गाइज यहाँ पर टोनी खान पर्सनली चाहते गए कि टोनी खान के कंपनी के अंदर बुलेट क्लब के मेंबर काम करे और गाइज यही वो मोमेंट होता है जब फाइनली टोनी खान एक बार फिर से एलीट को कांटेक्ट करते गए और गाइज इस बार टोनी खान के एलीट को कांटेक्ट करने के बाद AEW का क्रिएशन फाइनली हो ही जाता है। वेल गाइज यहाँ पर टोनी खान के एलीट को कांटेक्ट करने के बाद टोनी खान, एलीट और जेरिको की मीटिंग में क्या हुआ और गाइज AEW कंपनी का पहला आइडिया कैसे पिच हुआ, ये सभी चीजें मैं आपको इस सीरीज के अगले पार्ट में बताऊंगा। तो हिस्ट्री ऑफ ए सीरीज के लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे क्रिस जेरिको क्रूज के ऊपर टोनी खान और क्रिस जेरिको के बीच में मीटिंग होने के बाद क्रिस जेरिको फाइनली टोनी खान के साथ साइन करते गए और गाइज इसके बाद फाइनली AEW का आइडिया पिच होता है। बट गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रिस जेरिको क्रूज पर जेरिको के AEW के पहले कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर के बाद टोनी खान ने AEW के अंदर किन किन रेसलर्स को साइन किए और गाइज AEW में एलीट का डेब्यू कैसे होता है। तो गाइज चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और गाइज बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ AEW की। वल्गार बात करें यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ AEW की
तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट में बताया था कि टोनी खान क्रिस जेरिको क्रूज के ऊपर अपीयर हुए थे, जहां पर जेरिको क्रूज के ऊपर क्रिस जेरिको ने ROH रेसलिंग के साथ मिलके एलीट के साथ उनका मैच रेसल किया था। और गाइज जेरिको के इसी क्रूज के बाद क्रिस जेरिको और टोनी खान के बीच में मीटिंग होती गई, जहां पर टोनी खान को इतना बड़ा ऑफर देते गए कि जेरिको टोनी खान के ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर पाते गए। और गाइज नवंबर वो महीना होता है जब टोनी खान AEW के अंदर पहले कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर क्रिस जेरिको को साइन करते गए। और गाइज जेरिको वो AEW के पहले रेसलर हैं जिसको टोनी खान ने AEW के कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था। बट गाइज यहाँ पर जेरिको के टोनी खान से साइन करने के बाद अब टोनी खान के पास बड़ी प्रॉब्लम ये होती गई कि टोनी खान AEW के अंदर और किन किन रेसलर्स को साइन करे। और गाइज यही जेरिको और टोनी खान के इस मीटिंग के अंदर क्रिस जेरिको टोनी खान से ये कहते गए कि अगर टोनी खान को एक बड़ी रेसलिंग कंपनी बनानी गए तो गाइज टोनी खान को WWE के बाहर के हर बड़े रेसलर को साइन करना पड़ेगा। और गाइज क्योंकि उस समय WWE के बाहर सबसे पॉपुलर फैक्शन बुलेट क्लब थी, तो गाइज यहाँ पर जेरिको टोनी खान को ये आइडिया पिच करते गए कि टोनी खान को बुलेट क्लब के मेंबर्स को साइन करना चाहिए। और गाइज क्योंकि टोनी खान और यंग बस ऑलरेडी पहले ही मिल चुके थे, तो गाइज यहाँ पर इस बार टोनी खान डायरेक्टली यंग बस को कॉल करते गए, जहाँ पर टोनी खान मैट जैक्सन को कॉल करके ये कहते गए कि टोनी खान अब उनकी कंपनी को खोलने के लिए काफी ज्यादा सीरियस हैं। और गाइज टोनी खान इस कंपनी के अंदर $100 मिलियन तक इन्वेस्ट कर सकते गए। और गाइज यहाँ पर जब टोनी खान $1 मिलियन को इन्वेस्ट करने के लेकर बात करते गए, तो गाइज इस बार यंग बस टोनी खान को काफी ज्यादा सीरियसली लेते गए। और गाइज यहाँ पर फाइनली यंग बस और टोनी खान के बीच में नवंबर महीने के अंदर मीटिंग होती गई, जहाँ पर यंग बस और टोनी खान के इस मीटिंग के अंदर टोनी खान AEW को लेकर यंग बस के साथ उनके आइडिया को पिच करते गए। और गाइज इसके बाद यंग बस फाइनली एलीट के मेंबर कोडी रोड्स और हैंगमैन पेज को इस आइडिया के बारे में बताते गए, जिसके बाद की नवंबर महीने के एंडिंग के ऊपर टोनी खान, यंग बस, कोडी रोड्स और हैंगमैन पेज के बीच में AEW कंपनी क्रिएशन को लेकर बात होती गई। और गाइज नवंबर का वो आखिरी महीना होता है जब टोनी खान फाइनली यंग बस और कोडी रोड्स और हैंगमैन पेज को AEW में काम करने के लिए मना लेते गए। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान के यंग बस, कोडी रोड्स और हैंगमैन पेज को मनाने के बाद टोनी खान को अभी AEW के अंदर एक इंटरनेशनल सुपरस्टार चाहिए होता है। और गाइज ये इंटरनेशनल सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि उन सभी के फैक्शन के लीडर केनी ओमेगा होते गए। बट गाइज क्योंकि केनी ओमेगा तब NJPW के कॉन्ट्रैक्ट में होते गए, तो गाइज इसीलिए टोनी खान 2018 के अंदर केनी ओमेगा को AEW में साइन नहीं कर पाते गए। और गाइज उस समय टोनी खान AEW के लिए सिर्फ यंग बस, कोडी रोड्स और हैंगमैन पेज को साइन कर पाते गए। बट गाइज यहाँ पर इन चारों के AEW के साथ साइन करने के बाद अब टोनी खान को उनकी कंपनी के लिए और भी रेसलर चाहिए होते गए, जिसके लिए टोनी खान यंग बस से आइडिया लेते गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान यंग बस से पूछते गए कि टोनी खान को उनकी कंपनी में किन किन रेसलर्स को साइन करना चाहिए। और गाइज यंग बस को क्या लगता है टोनी खान की कंपनी के लिए कौन कौन से रेसलर सही होंगे। और गाइज यहाँ पर टोनी खान के यंग बस से आइडिया पिच करने के बाद यंग बस ROH के काफी सारे रेसलर से कॉन्टेक्ट करते गए। और गाइज यंग बस ROH के लॉकर रूम के अंदर AEW कंपनी के क्रिएशन को लेकर बात करते गए। बट गाइज इस समय ROH के लॉकर रूम में कोई भी रेसलर यंग बस की बातों को सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर किसी को भी नहीं लगता है कि कोई नई कंपनी रेसलिंग इंडस्ट्री में आके इतनी बड़ी कंपनी बन पाएगी। और गाइज इसीलिए ROH के ज्यादातर रेसलर यंग बस और टोनी खान के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते गए। बट गाइज यहाँ पर ROH के 3 ऐसे रेसलर होते गए जो यंग बस और टोनी खान के ऑफर को काफी सीरियसली लेते गए। और गाइज यहाँ पर ये तीनों रेसलर और कोई नहीं बल्कि उस समय ROH की फैक्शन SCU के मेंबर फ्रैंकी कजेरियन, क्रिस्टोफर डेनियल और स्कॉर्पियो स्काई होते गए। और गाइज यहाँ पर एलीट और क्रिस जेरिको के AEW से साइन करने के बाद क्रिस्टोफर डेनियल, स्कॉर्पियो स्काई और हैंगमैन के साथ साइन करते गए। और गाइज अब करीबन टोनी खान के कंपनी के अंदर टोनी खान के पास 10 लोगों की टीम होती गई, क्योंकि गाइज यहाँ पर इन सभी को टैग साइन करने के बाद टोनी खान रेसलिंग इंडस्ट्री के लेजेंडरी कमेंटेटर जिम रॉस को AEW के अंदर साइन करते गए। और गाइज इसके बाद टोनी खान AEW को लेकर अब ऑल ओवर द वर्ल्ड टैलेंट को एक्सप्लोर करना शुरू करते गए, जहां पर टोनी खान के इस कंपनी में रेसलर्स को लाने का काम कोडी रोड्स और यंग बस करते गए। और गाइज यहाँ पर इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर जाके कोडी रोड्स और यंग बस काफी सारे रेसलर से बात करते गए। और गाइज काफी सारे रेसलर से बात करने के बाद कोडी रोड्स और यंग बस AEW के अंदर काफी सारे इंडिपेंडेंट रेसलर्स को लाने के लिए तैयार हो जाते गए। और गाइज यहाँ पर दिसंबर 2018 के अंदर कोडी रोड्स, यंग बस, हैंगमैन पेज, क्रिस्टोफर डेनियल, स्कॉर्पियो स्काई और फ्रैंकी कजेरियन ROH में आखिरी बार अपीयर होते गए। और गाइज ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू पर काम करने के बाद ये सभी ROH रेसलिंग को हमेशा के लिए लीव कर देते गए। बट गाइज इसके बाद एक बार फिर से एलीट और टोनी, जहां पर इस बार एलीट और
टोनी खान के इस मीटिंग के अंदर टोनी खान उनके कंपनी के नाम को लेकर बात करते गए। और गाइज यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर क्रिस जेरिको, जिम रॉस सहित AEW के करंट रेसलर्स मौजूद होते गए। जहां पर इस मीटिंग के अंदर टोनी खान फाइनली एलीट के साथ एलीट के नाम को फाइनल करते गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ये कहते गए कि क्योंकि इस कंपनी के अंदर एलीट के बहुत सारे मेंबर्स काम करेंगे, तो गाइज इसीलिए इस कंपनी का नाम और कुछ नहीं बल्कि ऑल एलीट रेसलिंग होगा। और गाइज यहाँ पर जनवरी महीने के अंदर फाइनली ऑल एलीट रेसलिंग का नाम फाइनलाइज होता है। जहां पर ऑल एलीट के नाम के फाइनलाइज होने के बाद टोनी खान ऑल एलीट को लेकर ऑफिशियल ट्रेडमार्क फिल करते गए। और गाइज यहाँ पर जैसे ही टोनी खान इस ट्रेडमार्क को फिल करते गए, तो गाइज यहाँ पर 2018 के एंडिंग पर और 2019 के शुरुआत के ऊपर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर पहली बार इस न्यूज को ब्रोक करते गए कि मिलियनेयर टोनी खान कोई रेसलिंग कंपनी शुरू करने वाले गए। और गाइज इस कंपनी का नाम ऑल एलीट रेसलिंग होने वाला है। बट गाइज यहाँ पर मेल्जर के इस रिपोर्ट के बाद फाइनली पहली बार इस कंपनी का नाम बीइंग द एलीट के ऊपर अनाउंस होता है। जहां पर जनवरी 4 टोक्यो डोम के ऊपर जब केनी ओमेगा, कोडी रोड्स और यंग बक्स टोक्यो डोम के अंदर NJPW के बिगेस्ट पेपर व्यू रसल किंगडम पर काम करते गए, तो गाइज उस पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा उस समय NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन होते गए। जहां पर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर केनी ओमेगा IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप NJPW सुपरस्टार हिरोशी तनाहाशी से हार जाते गए। तो गाइज वहीं इस पेपर व्यू के ऊपर कोडी रोड्स NJPW का IWGP US चैंपियनशिप NJPW सुपरस्टार जूस रॉबिन्सन से हार जाते गए। और गाइज यंग बस NJPW का IWGP टैग टीम चैंपियनशिप NJPW के रसल किंगडम पर हार जाते गए। और गाइज यहाँ पर रसल किंगडम 13 के ऊपर यंग बस, कोडी रोड्स और केनी ओमेगा NJPW के अंदर उनके सभी टाइटल्स को हार जाते गए। जहां पर इन सभी के टोक्यो डोम में हर मैच को हारने के बाद टोक्यो डोम शो के खत्म होने के बाद बीइंग द एलीट के ऊपर पहली बार AEW कंपनी को लेकर अनाउंसमेंट होती गए। जहां पर बीइंग द एलीट के उस एपिसोड के ऊपर हैंगमैन पेज, केनी ओमेगा, कोडी रोड्स के फोन पर अनाउंसमेंट आती गए। और गाइज यहाँ पर इन सभी के फोन पर काफी सारे मैसेज आते गए। और गाइज यहाँ पर जब सभी अपने फोन को ओपन करते गए, तो गाइज यहाँ पर इन सभी के फोन के ऊपर AEW का लोगो आता है। और गाइज यहाँ पर यंग बस, कोडी रोड्स और केनी ओमेगा के फोन के ऊपर AEW का लोगो आता है। बट गाइज यहाँ पर हैंगमैन पेज के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर AEW का लोगो ना आके बल्कि डबल और नथिंग का लोगो आता है। और गाइज यहाँ पर ये पहली बार होता है जब AEW कंपनी उनके कंपनी का पहला पेपर व्यू AEW डबल और नथिंग पेपर व्यू टीच करती गए। और गाइज यहाँ पर फाइनली टोक्यो डोम के बाहर 5 जनवरी को केनी ओमेगा, कोडी रोड्स, यंग बस और हैंगमैन पेज AEW कंपनी को लेकर अनाउंसमेंट करते गए। वेल गाइज टोक्यो डोम के बाहर AEW कंपनी के अनाउंसमेंट के बाद AEW ने उनका पहला रैली कहाँ किया था। और गाइज AEW के पहले रैली के ऊपर टोनी खान ने किन किन रेसलर्स को साइन किए थे और गाइज इस रैली के ऊपर क्या कुछ हुआ था, ये सभी चीजें मैं आपको इस सीरीज के अगले पार्ट में बताऊंगा। वेल गाइस, तो हिस्ट्री ऑफ AEW सीरीज के लास्ट पार्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे टोक्यो डोम के बाहर पहली बार केनी ओमेगा, कोडी रोड्स, यंग बस और हैंगमैन पेज AEW कंपनी की अनाउंसमेंट करते गए। और गाइज कैसे बीइंग द एलीट के ऊपर पहली बार AEW कंपनी दुनिया के सामने आती गए। बट गाइज यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि टोक्यो डोम पर AEW कंपनी के अनाउंस होने के बाद AEW कंपनी ने उनका पहला रैली कहाँ किया था। और गाइज AEW कंपनी के अंदर टोनी खान ने सबसे पहले किन किन रेसलर्स को साइन किए थे। तो गाइज अगर आपको जानना है कि AEW का पहला रैली कहाँ हुआ था और गाइज AEW कंपनी के क्रिएशन कैसे हुई थी, तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ AEW की। अब गाइज बात करें यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ AEW की, तो गाइज जैसा कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि कैसे टोक्यो डोम में केनी ओमेगा, कोडी रोड्स और यंग बस के मैच हार जाने के बाद टोक्यो डोम के बाहर पहली बार AEW कंपनी को लेकर अनाउंसमेंट हुई थी। बट गाइज यहाँ पर इस अनाउंसमेंट के बाद केनी ओमेगा AEW कंपनी को ज्वाइन नहीं करते गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा उस समय NJPW के कॉन्ट्रैक्ट में होते गए। और गाइज क्योंकि केनी ओमेगा NJPW के ओरिजिनल रेसलर थे, तो गाइज इसीलिए टोनी खान केनी ओमेगा को साइन नहीं कर पाते गए। बट गाइज इसके बाद फाइनली कोडी रोड्स और यंग बस NJPW को लीव करके अमेरिका वापस आ जाते गए, जहां पर एक बार फिर से कोडी रोड्स, यंग बस, जिम रॉस और क्रिस जेरिको के बीच में AEW कंपनी को लेकर बात होती गई। और गाइज यहाँ पर टोनी खान के इस मीटिंग के अंदर टोनी खान AEW कंपनी के पहले रैली को प्लान करते गए, जहां पर टोनी खान यंग बस से ये कहते गए कि टोनी खान उनके होम ग्राउंड जैक्सनविल के बाहर AEW कंपनी का पहला रैली करेंगे। और गाइज जैक्सनविल वो एरिया होगा जो AEW कंपनी का होम प्रमोशन होगा।
होगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर खान फैमिली काफी लंबे टाइम से जैक्सनविल जगुआर टीम की लीडर रही गए और गाइज इसीलिए टोनी खान AEW कंपनी को भी जैक्सनविल के अंदर शुरू करना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान के इस मीटिंग के अंदर टोनी खान AEW कंपनी के रेसलर्स को रिवील करने को लेकर बात करते गए, जहां पर टोनी खान यंग बस और कोडी रोड्स से ये कहते गए कि AEW के इस रैली के ऊपर AEW में कौन कौन से रेसलर साइन हुए हैं इसको लेकर पब्लिक को बताया जाएगा। और गाइज AEW के इस रैली के अंदर कोडी रोड्स और यंग बस के EVP पावर को भी रिवील किया जाएगा, जहां पर टोनी खान के इस मीटिंग के अंदर टोनी खान फाइनली कोडी रोड्स और यंग बस को AEW कंपनी का EVP बनाते गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ये कहते गए कि यंग बस और कोडी रोड्स AEW कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट होंगे। और गाइज AEW रेसलिंग में किस रेसलर के साथ क्या होगा ये सब कुछ क्रिएटिव पावर यंग बस और कोडी रोड्स के पास होने वाली गए। बट गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स और यंग बस को AEW के EVP बनाने के बाद कोडी रोड्स और यंग बस के बाद टोनी खान क्रिस जेरिको को AEW का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते गए, जहां पर टोनी खान जेरिको से ये कहते गए कि क्रिस जेरिको AEW के पहले साइंड रेसलर हैं और गाइज क्यूको के पास बहुत ही ज्यादा रेसलिंग एक्सपीरियंस है। तो गाइज इसीलिए टोनी खान क्रिस जेरिको को AEW का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहेंगे। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान के जेरिको को ऑफर देने के बाद क्रिस जेरिको टोनी खान के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते गए। और गाइज यहाँ पर जेरिको ये कहते गए कि क्रिस जेरिको AEW के बैक स्टेज पर कोई भी रोल नहीं चाहते गए। और गाइज क्रिस जेरिको AEW के अंदर किसी भी तरीके के एग्जीक्यूटिव रोल को प्ले नहीं करेंगे। और गाइज क्रिस जेरिको AEW के अंदर सिर्फ रेसलर के तौर पर काम करना चाहेंगे। और गाइज यहाँ पर जेरिको के ऐसा कहने के बाद टोनी खान जेरिको को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाते गए। बट गाइज यहाँ पर जेरिको ये जरूर कहते गए कि जेरिको AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के एग्जीक्यूटिव तो नहीं होंगे, बट गाइज जेरिको AEW के यंग टैलेंट्स की मदद जरूर करेंगे। बट गाइज यहाँ पर AEW में कोडी रोड्स और यंग बस के AEW को EVP बनाने के बाद टोनी खान जिम रॉस को AEW का सीनियर एडवाइजर बनाते गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान जिम रॉस से ये कहते गए कि जिम रॉस AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के रेसलर और AEW के ऑफिशियल्स के सीनियर एडवाइजर होंगे। और गाइज अगर AEW में किसी को भी कोई भी एडवाइस चाहिए होगी तो गाइज जिम रॉस वो इंसान होने वाले गए जिससे AEW के रेसलर एडवाइस लेंगे। और गाइज अगर आप लोग को ये लग रहा है कि ये सभी स्टोरी मैं अपनी ओर से सुना रहा हूँ तो गाइज मैं आपको बता दूं 2018 में टॉक ऑफ जेरिको पॉडकास्ट के ऊपर पहली बार AEW के क्रिएशन को लेकर खुद पूरी स्टोरी को शेयर की थी। और गाइज यहाँ पर इस पूरी सीरीज के अंदर मैं आपको जो भी स्टोरी सुना रहा हूँ वो सभी स्टोरी जेरिको ने खुद सुनाई गए। और गाइज यहाँ पर जेरिको के कहने के बाद ही हूँ। बट गाइज बात करें यहाँ पर AEW के क्रिएशन की तो गाइज यही टोनी खान क्रिस जेरिको जिम रॉस और यंग बस के इस मीटिंग के बाद टोनी खान पहली बार AEW कंपनी को लेकर उनका रैली करते गए, जहां पर 8 जनवरी 2019 को जैक्सनविल में TIA बैंक फील्ड स्टेडियम के बाहर AEW कंपनी उनका पहला रैली करती गए। और गाइज यहाँ पर AEW के इस रैली के ऊपर AEW में पहली बार साइंड रेसलर अपीयर होते गए, जहां पर AEW के इस रैली के ऊपर सबसे पहले कोडी रोड्स और यंग बस अपीयर होते गए। और गाइज कोडी रोड्स और यंग बस ये कंफर्म करते गए कि कोडी रोड्स और यंग बस AEW के एक्टिव रेसलर होने के साथ साथ AEW कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट होने वाले गए। बट गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स और यंग बस के बाद AEW के इस रैली के ऊपर हमें ROH के फॉर्मर सुपरस्टार क्रिस्टोफर डेनियल, स्कॉर्पियो स्काई और फ्रैंकी कजरियन देखने को मिलते गए, जहां पर ये तीनों भी ये अनाउंस करते गए कि ये तीनों AEW कंपनी के साथ साइन कर चुके गए। बट गाइज यहाँ पर इसके बाद इस रैली के ऊपर हमें इंडिपेंडेंट सुपरस्टार किप सेबियन और पेनेलोपी फोर्ड देखने को मिलते गए। और गाइज यहाँ पर यूके के इंडिपेंडेंट रेसलर किप सेबियन इस चीज को अनाउंस करते गए कि वो AEW कंपनी के साथ साइन कर चुके गए। बट गाइज यहाँ पर किप सेबियन और पेनेलोपी फोर्ड के बाद इस रैली के ऊपर अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जोई जनेला अपीयर होते गए, जहां पर जोई जनेला इस चीज को कंफर्म करते गए कि वो भी AEW कंपनी के साथ साइन कर चुके गए। और गाइज यहाँ पर इन सभी के अपीयर होने के बाद फाइनली यहाँ पर इस रैली के ऊपर कोडी रोड्स की वाइफ ब्रांडी रोड्स अपीयर होते गए, जहां पर ब्रांडी रोड्स इस पेपर व्यू पर अपीयर होकर ये अनाउंस करते गए कि ब्रांडी रोड्स भी AEW कंपनी को ज्वाइन कर चुके गए। और गाइज कोडी रोड्स के AEW के EVP बनने के बाद अब टोनी खान ने ब्रांडी रोड्स को AEW कंपनी का चीफ ब्रांड ऑफिसर बना दिया है। और गाइज यहाँ पर AEW के इस रैली के ऊपर ब्रांडी रोड्स के AEW को ज्वाइन करने की अनाउंसमेंट होती गए। बट गाइज यहाँ पर ब्रांडी रोड्स के बाद इस रैली के ऊपर MJF और ब्रिट बेकर अपीयर होते गए। और गाइज इंडिपेंडेंट रेसलर MJF और ब्रिट बेकर भी ये अनाउंस करते गए कि वो AEW कंपनी के साथ साइन कर चुके गए। और गाइज इस रैली पर इन सभी के अपीयर होने के बाद फाइनली इस रैली के एंडिंग के ऊपर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार क्रिस जेरिको अपीयर होते गए, जहां पर जेरिको इस रैली पर अपीयर होकर ये गए कि 25 साल तक WWE के लिए काम करने
होने के बाद अब जेरिको WWE को लीव करके AEW के साथ साइन कर चुके गए और गाइज क्रिस जेरिको AEW कंपनी के अंदर काम करेंगे। और गाइज कुछ इस तरीके से जैक्सनविल में AEW के इस रैली के ऊपर AEW कंपनी उनके कंपनी के पहले रेसलर्स को अनाउंस करती गए। बट गाइज यहाँ पर इस रैली पर सभी रेसलर्स के अपीयर होने के बाद इस रैली के एंडिंग के ऊपर AEW कंपनी उनका इनॉग्रेटर इवेंट अनाउंस करती गए, जहां पर इस रैली के एंडिंग के ऊपर AEW कंपनी इस चीज को अनाउंस करती गए कि AEW कंपनी उनका पहला इवेंट लॉस वेगास में रखने वाली गए। और गाइज AEW के पहले इवेंट का नाम AEW का डबल और नथिंग होने वाला है। और गाइज यहाँ पर ये इवेंट MGM ग्रैंड गार्डन अरीना के अंदर होगा। और गाइज कुछ इस तरीके से 8 जनवरी 2019 के ऊपर AEW उनका पहला पेपर व्यू AEW डबल और नथिंग अनाउंस करती गए। वेल गाइज यहाँ पर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के अनाउंस करने के बाद अब AEW ने इस पेपर व्यू को कैसे बिल्ड किया था और गाइज AEW के इस पेपर व्यू और जनवरी महीने के अंदर टोनी खान और AEW के रेसलर्स के बीच में किया हुआ था, ये सब कुछ हम AEW के इस सीरीज के अगले पार्ट में बात करेंगे। बट गाइज फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।